हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। जैसा कि हमने कल एक वीडियो में अनाउंस किया था, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मॉक्स इन 15 डे सीरीज। तो आज उसका डे 1 है। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मॉक की जो पीडीएफ है वो सुबह आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी और सॉल्यूशन जो है वो शाम को यूट्यूब पे मिला करेगा। अगर आपको इतना वेट नहीं हो पा रहा है आपसे, आप बुक लेना चाहते हैं कि आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, यूट्यूब टेलीग्राम पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये बुक जो है वो अमेजोन पे अवेलेबल है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ले सकते हो, सिर्फ हिंदी मीडियम में ले सकते हो। मॉक्स आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 1 और पहला मौका है, इसकी पीडीएफ आपको सुबह मिल गई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जीके का। मेंशन ऑफ अजंता केव्स इज फाउंड इन द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर। कौन से यात्री ने अपनी यात्रा विवरण में अजंता की गुफाओं के बारे में लिखा है? तो आंसर आएगा ह्यून सेंग। ठीक है, इनकी बुक थी सी यू की बुक। ठीक है, और ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच रूलर बोट एन एंड टू मामलुक डायनेस्टी। तो मामलुक डायनेस्टी का एंड किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इन्होंने मारा था कुमाश को। ठीक है, जो कि मामलुक डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे, और ये हुआ था 1290 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हु स्टार्टेड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, बंगाल गजेट। बंगाल गजेट किसने स्टार्ट किया था? तो देखो, जो बंगाल गजेट था ना, इसका दूसरा नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, इसको स्टार्ट किया था जेम्स अगस्टस हिके ने 29 जनवरी 1780। ठीक है, और ये इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का पहला न्यूज़पेपर था इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नियंत्रण बोर्ड है वो किस एक्ट के तहत बना था? तो अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1773। 1773 में से ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सा एक्ट लेके आई थी? तो वो लेके आई थी रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और इस टाइम पे जो हमारे वो थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ना, वो बने थे हमारे वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, एडॉप्ट इस दिन हुआ था और लागू स्टार्ट हो गया था हमारे 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, इस दिन लागू हो गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर इन इंडिया। मतलब इंडिया के साथ कौन सी कंट्री जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ठीक है, तो देखो, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तीनों करती है, ताजिकिस्तान नहीं करते, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो शेयर करती है लैंड बॉर्डर, जो शेयर करते हैं वो 7 कंट्रीज हैं। पहली अपनी पाकिस्तान, दूसरी अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरी है चाइना, चौथी है नेपाल, पांचवी है भूटान, छठी है बांग्लादेश और सातवीं है म्यांमार। ठीक है, 7 कंट्रीज है जिनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर होती है, ताजिकिस्तान के साथ नहीं होती, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया टोटल एरिया इज अप्रोक्सीमेटली डैश और द वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया। जो इंडिया का एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट होगा? तो वो लगभग 2.4% है। ठीक है, और ये है 3.287 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 2.4% के आसपास बनता है। द सीएसओ एडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड इन। तो सीएसओ ने जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रोस वैल्यू एडेड का, वो कब एडोप्ट किया था? तो देखो, जो यहाँ पे सीएसओ लिखा है वो होता है हमारा सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टेटिक्स स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, इन्होंने जो जीवी है ना, ग्रोस वैल्यू एडेड,
वो लिया है हमारा जनवरी 2015, ठीक है, एडॉप्ट किया था जनवरी 2015 में। और जो बेस ईयर है, बेस ईयर इन्होंने माना है 2011-12 को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द जरवा ट्राइब प्राइमरी फाउंड इन? जरवा ट्राइब प्राइमरली कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच बुक वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड? 2019 का जो लिटरेरी अवार्ड है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से, वो कौन सी बुक जीती है? तो ये जीती है, बुक का नाम है सोलो, और जो राइटर का नाम है वो है राणा दासगुप्ता, ठीक है। जो ऑथर है वो है राणा दासगुप्ता, और बुक का नाम है सोलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राज्यवर्धन सिंह राठौर won द सिल्वर मेडल इन डैश एट द 2004 ओलंपिक्स? तो देखो, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने सिल्वर मेडल 2004 ओलंपिक्स में किस चीज में जीता था? तो ये जीता था शूटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा शूटिंग। और ये 2004 का तो क्वेश्चन अगर नहीं पूछा, तो अभी जो पेरिस में 2024 में हुए हैं, पेरिस में हुए ना 2024 में, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडिया में जीते 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज, ठीक है। इसमें नीरज चोपड़ा जीता सिल्वर। नीरज चोपड़ा क्या करते हैं पता है ना सबको? जेवलिन थ्रोअर है, ठीक है। उसके अलावा जो 5 ब्रोंज जीते हैं उनको आप कमेंट में बताना कि कौन लोग हैं जो 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स पूछा है इंडिया में। तो देखो, सेंसस से ना यहाँ पे लिटरेसी रेट के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है कि इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या था? तो इंडिया का ओवरऑल था 74%, ठीक है। डेसिमल की भी कुछ वैल्यू थी, लेकिन राउंड ऑफ में मान लेते 74, ठीक है। मेल की बात करें तो वो तो था 82%, फीमेल की बात करें तो वो था 65%, ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से। यहाँ पे स्टेट अगर पूछ ले तो हाईएस्ट लिटरेसी वाला था केरल, और लोवेस्ट वाला था बिहार, ठीक है। टीचिंग एग्जाम में तो लिटरेसी रेट पे सवाल बन सकता है। तो इसमें हमारा 82% आ जाएगा, मेल के लिए पूछा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, 1 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो ये कब होता है? जब हम 1 जूल ऑफ वर्क करें टू मूव 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज को जब हम 1 जूल ऑफ वर्क लगा के उस एक प्लेस से दूसरी जगह भेज दें तो उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा डी, 1 जूल पर कोलम, मतलब 1 कोलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जब हम 1 जूल वर्क करें तो उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड आई? कौन सी ग्लैंड है जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पीनियल ग्लैंड, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। लोकेशन कहाँ है इसकी? तो ये ब्रेन के बीचों बीच होती है, ठीक है, इन द ब्रेन। ब्रेन लोकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ कैंसर दैट यूजुअली स्टार्ट इन द बोन मैरो रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। तो जो ग्रुप ऑफ कैंसर कह रहा है, ठीक है, तो कौन सा सेल्स है? वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया वॉन एशिया कप 2025 क्रिकेट फाइनल बाय डिफीटिंग पाकिस्तान बाय हाउ मेनी विकेट्स? तो इंडिया जब जीता था तो कितने विकेट से जीता था? तो आंसर आ जाएगा 5 विकेट से। और तिलक वर्मा जो था वो हमारा क्या था, मैन ऑफ द मैच बना था, उन्होंने शायद 69 रन मारे थे, ठीक है, नॉट आउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन अगस्त 2025? तो अगस्त 2025 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल पहली वुमेन कौन बनी है? तो वो बनी है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट है, विच कंट्री अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर DLR इन 2025? तो कौन सी कंट्री है? तो वो है अल्बानिया।
नेक्स्ट है हु वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2025 फॉर चेस। चेस के लिए कौन जीता है? तो डी गुकेश जीता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी गुकेश। अब देखो जीके कंप्लीट हो गई है हमारी। नेक्स्ट है अब हमारे कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे ना, ये बाइलिंगुअल आज नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कल से बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो देखो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर, तीन होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड इसका पार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन रीप्रोग्राम। किसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पे एक्सपोज करता है तो इरेज हो जाती है। तो देखो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इसका आंसर हो जाएगा। In most Unix-based operating system, which command is used to create an empty file if it does not already exist? अगर कोई फाइल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी कमांड यूज करेंगे? तो वो करेंगे हम टच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 11 टू नेविगेट एंड क्रिएट फाइल या फोल्डर? तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो वह है विंडोज की प्लस ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम concept is most directly involved in ensuring that multiple processes can access and modify files simultaneously without corrupting data। डाटा को करप्ट किए बिना बहुत सारे प्रोसेस को जो एक साथ फाइल्स को हमारे एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके सेम टाइम पे, तो ये क्या है? ये फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन ए लॉन्ग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट several instances of product name have a specific character style applied. If the font and color of these instances need to be changed, what is the most efficient method? सबसे efficient method क्या है कि जो character style है ना उसी को modify कर दो, तो ऑप्शन डी आएगा, modify the definition of character style। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 27। इन MS Word 365 which option is correct to draw a line through the middle of the text? टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन खींचनी है, जैसे ये टेक्स्ट ना थ्रू द मिडल लिखा है, ठीक है, इसके बीचों बीच एक लाइन निकालनी है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो वो होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्विकली सिलेक्टिंग एन एंटायर पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करना है तो क्या ऑप्शन है? तो देखो या तो किसी भी जो वर्ड है ना पैराग्राफ के किसी भी वर्ड पे ट्रिपल क्लिक कर दो तो पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ स्पेल रेंज फीचर इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्जन ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल का जो न्यू वर्जन आया है उसमें फीचर है स्पेल रेंज, ठीक है, उसका फंक्शन कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है ये पूछा है। तो देखो इट ऑटोमेटिकली सेव्स द वर्कबुक, नहीं सेव नहीं करता है वो। डायनेमिकली एडजस्ट द साइज ऑफ फॉर्मूलाज आउटपुट रेंज, हाँ ठीक है, इसका साइज भी एडजस्ट करता है व्हेन फॉर्मूला रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्राइमरी पर्पज ऑफ अ फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल इज टू डिस्प्ले एंड एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। ये तो आंसर ही नहीं बता दिया, तो डिस्प्ले एंड एडिट है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल इज, बस इतना ही क्वेश्चन था, इसके बाद ये शायद डैश होगा, तो इन्होंने आंसर क्वेश्चन में ही लिख दिया है, तो डिस्प्ले एंड एडिट द कंटेंट ऑफ सेल ही आएगा, क्वेश्चन में आंसर लिखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड यूजिंग अ 3D रेफरेंस इन एन MS एक्सेल फॉर्मूला बी मोस्ट इफेक्टिवली रिक्वायर्ड। MS एक्सेल फॉर्मूला में 3D रेफरेंस हम कौन से सिनेरियो में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, इसमें रिक्वायर्ड है? तो क्रिएटिंग ए चार्ट में तो नहीं होता है, अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी हमें क्या है 3D रेफरेंस जरूरत नहीं होता, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं ना एवरेज सेल्स वगैरह, ठीक है, सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में अक्रॉस मल्टीपल नॉन कंटिगुअस वर्कशीट्स, ठीक है, जिसमें किसी साल का पूरे हर मंथ का मंथली डाटा हो गया, ठीक है, किसी एक सेल का जो हर वर्कशीट में है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स, तो इस वाले केस में हमें 3D रेफरेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव MS पावर पॉइंट टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट पूछा है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं पूछा। टेम्पलेट के लिए होता है POTX और प्रेजेंटेशन के लिए होता है PPTX, ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंटेशन और ये होता है टेम्पलेट, टेम्पलेट आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का काम क्या है? तो वो क्या करता है हर स्लाइड पे ना सेम लेआउट सेम फॉर्मेट और सेम फॉन्ट ले आता है, ठीक है, तो ये होता है स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ MEC मिड एक्सेस कंट्रोल एड्रेस।
मैक एड्रेस का काम क्या है? तो उसका काम है टू यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एट द डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाउ इज ए कंप्यूटर आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट पर हम कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है इज ए ग्राफिकल वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन वेबकिट ब्राउजर इंजन। वेबकिट ब्राउजर इंजन में बेस्ड कौन सा वेब ब्राउजर है? तो वो हमारा सफारी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ malware दैट वी डाउनलोड ऑन टू अवर स्मार्टफोन डिस्गाइज्ड एज ए यूजफुल ऐप और गेम। हमें लगता है कि यूजफुल ऐप है, यूजफुल गेम है, लेकिन वो क्या निकलता है? वो निकलता है malware। वो क्या करता है? हमारे स्मार्टफोन का डाटा या तो डैमेज करेगा या चोरी करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर एथिकल हैकिंग? इनमें से कौन सा एथिकल हैकिंग के काम आता है, सुटेबल है और साइबर सिक्योरिटी टास्क ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ड्यू टू इट्स प्री इंस्टॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल? उसमें से कुछ टूल्स पहले से ही होते हैं, उसमें इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वह कली लाइनेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू ऑफ अपर केस लेटर बी? तो बी की वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर है? तो वो हमारा 66। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड टाइप ऑफ लेजर यूज्ड इन स्टैंडर्ड CD-ROM ड्राइव? तो स्टैंडर्ड जो ड्राइव होती है ना, उसकी वेवलेंथ होती है हमारे 780 नैनोमीटर और इंफ्रारेड लेजर होती है। ठीक है, तो जीके खत्म, कंप्यूटर खत्म। अब हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आने। अब देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो नंबर क्या है हमारा? 2, 7, 16 डैश 46, 67 और 92। ऐसी सीरीज है ना, तो पहले उनके बीच में गैप देख लिया करो। बढ़ता क्रम है तो या तो कुछ ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो देखो, 2 से 7 जाने में क्या ऐड हुआ है? +5। 7 से 16 में +9। 16 से इसमें कुछ हुआ होगा, फिर इसमें से कुछ ऐड हुआ होगा। 46 से 67 21 और 67 से 92 25। अब देखो यहाँ पे तो कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो देखो, 5 और 9 में क्या गैप है? एक बार 5 ऐड है, एक बार 9, तो 4 का गैप ऐड हुआ है। यहाँ पे 21 ऐड हुआ है, यहाँ पे 25 क्या ऐड हुआ है? 4। तो हो सकता है जो ये गैप ऐड हो रहा है ना, ये भी 4 के गैप में ऐड हो रहा हो। तो 9 + 4 कितना होता है? 13। 13 + 4 कितना होता है? 17। और 17 + 4 21 तो हो गया। ठीक है, तो 16 + 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 29। 29 + 17 कितना होता है? 46 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 फ्रेंड्स है, अरुण, बाला, चिनू, दिनेश, इलेंगो, आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ। एक बेंच है, नॉर्थ की तरफ फेस है, 5 दोस्त हैं, 3, 4 और 5। ठीक है, बन गए 5 दोस्त। अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू बाला। तो देखो, अरुण बाला के नेक्स्ट बैठा है या बाला अरुण के नेक्स्ट बैठा है, कोई सा भी हो सकता है इनमें से। दिनेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू चीनू। तो दिनेश चीनू या चीनू दिनेश। दिनेश इज नॉट सिटिंग विद इलेंगो। दिनेश इलेंगो के साथ नहीं बैठा है। तो इलेंगो दिनेश नहीं हो, दिनेश इलेंगो नहीं होना चाहिए। इलेंगो इज द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे मतलब इलेंगो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनेश नहीं होना चाहिए। चलो, चीनू इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। चीनू यहाँ पे है। तो देखो, चीनू के यहाँ पे दिनेश हो सकता था, यहाँ पे दिनेश हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण सिट्स राइट टू द बाला। अगर यहाँ पे दिनेश आ गया, इस वाली पोजीशन पे दिनेश आता है, तो अरुण और बाला को एक साथ बैठाना वो हो नहीं सकता। तो इन दोनों ही पोजीशन पे क्या है? दिनेश नहीं होगा, दिनेश हो जाएगा लास्ट पे। और ये कह रहा है अरुण सिट्स राइट टू द बाला, तो बाला और अरुण उसके राइट, EBACD ऐसे हो गया। आप कह रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिनेश? तो दिनेश तो राइट मोस्ट है, एक्सट्रीम राइट हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम विच नंबर रिप्रेजेंट बॉयज हु पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स ऑल्सो प्ले क्रिकेट? तो बॉयज वाला कौन सा है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब 10, 6, 3, 2 और 1। ठीक है, जो एथलेटिक्स में भी है, तो एथलेटिक्स में आ गया सर्कल वाले 6, 3, 2। यही 3 आंसर हो सकते हैं। ऑल्सो प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाले ट्रायंगल वाले, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, क्योंकि 6 क्रिकेट नहीं खेल रहा, 2 क्रिकेट नहीं खेल रहा, और ये तो ना एथलेटिक्स में है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल, शीशा अ गर्ल। तो देखो, शीशा एक लड़की है, शीशा एक लड़की है। ठीक है, उसने एक पोर्ट्रेट को देखा। ठीक है, हर मदर
ये कह रही है इसकी जो मदर है इज माई ग्रैंडफादर, इसके जो ग्रैंडफादर है, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर हु हैज ओनली वन डॉटर, जिसके सिर्फ एक ही बेटा है, मतलब ओनली डॉटर, इसकी भी एक ओनली डॉटर है। ठीक है, तो देखो शीशा के दादा है, उनकी एक ही बेटी है, उसकी भी सिर्फ एक ही बेटे, कोई बेटा नहीं है, हो सकता है बेटा भी हो, मतलब फोटो में बेटा हो सकता था अगर क्वेश्चन में बेटा एक्सप्लेन ना किया होता। तो उन्होंने बोला इसके दादा की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी ये खुद है। ठीक है, तो ये शीशा क्या होगी, ये खुद हो गई, तो ये शीशा खुद है। तो हाउ शीशा रिलेटेड टू द गर्ल इन द पोर्ट्रेट, शीशा इज द गर्ल इन द पोर्ट्रेट, शीशा खुद है इस पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो देखो शीशा के दादा थे, उनकी एक ही बेटी है, उसकी बेटी भी, उसकी भी मतलब जो बेटी है ना उनकी भी एक ही बेटी है। ठीक है, और वही लड़की खुद है, तो ये आ गई शीशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इफ 9 6 45 है, 9 6 45, 7 4 33 और 6 4 20, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3 पूछा है, ये निकालना है। तो देखो 9 6 45 कैसे आएगा, 9 का 9 6 45 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें लॉजिक लग रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर, मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 6 का स्क्वायर होता है 36, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 45 आता है, 7 का स्क्वायर क्या था 49, 4 का स्क्वायर क्या था 16, इनका सब्ट्रैक्ट करें तो 33 आता है, 6 का स्क्वायर क्या था 36, 4 का स्क्वायर क्या था 16, आ गया 20, तो 5 का स्क्वायर क्या था 25, 3 का स्क्वायर क्या था 9, 25 माइनस 9 16। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द आंसर फिगर दैट फिट्स द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन प्रॉब्लम फिगर। अब ये बताना है कौन सी फिगर है जिसमें फिट हो जाएगी। देखो ये पहले वाली रो है, इसमें एक सर्कल है जिसके साथ 4 लाइनें हैं, एक सर्कल है 3 लाइनें, एक सर्कल है 2 लाइनें। ठीक है, 2 3 4 लाइन। दूसरी रो है 3 लाइनें, 2 लाइनें, 4 लाइनें। तीसरी रो है 2 लाइन, 4 लाइन, क्या बचा 3 लाइन वाला, तो इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4, तो यही वाला फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन सी आएगा जो कह रहा है ए फिगर। ठीक है, तो ये वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कितने ट्रेंगल्स प्रेजेंट है। तो देखो जो ये स्क्वायर टाइप होता है ना और उसमें ऐसे लगा होता है, तो इसका ये होता है जितने पार्ट हैं उनका डबल कर दो, तो 1 2 3 4, 4 टू 8, तो इसके अंदर अंदर तो 8 ट्रेंगल्स हैं। ठीक है, 9th ये ट्रेंगल हो गया, 10th ये वाला हो गया, 11th ये हो गया, तो 12th ये हो गया, आंसर आ जाएगा 12th। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, वर्ड बताना है। तो गूज का क्या होता है, गीज, तो ये तो प्लूरल कर रहा है। जैकेट्स का जैकेट नहीं होता है क्योंकि गूज पहले सिंगुलर है बाद में प्लूरल हुआ। शर्ट्स का शर्ट, सॉक्स का सॉक, देखो तीनों में क्या कर रहा है प्लूरल से सिंगुलर कर रहा है, लेकिन पैंट का पैंट्स कर रहा है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई और वॉकिंग टुवर्ड्स ईच एंड ऑफ द टुवर्ड्स ईच अदर इन अ पार्क। ठीक है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम पे एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो सन शेडो वाला होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, व्हेन दे मीट ईच अदर वाई शेडो। हाँ ठीक है, तो देखो मॉर्निंग का टाइम है ना, तो सूरज कहाँ है, ईस्ट में है। ठीक है, सूरज ईस्ट में, एक्स एंड वाई आर वर्किंग टुगेदर इन नीचे पार्क, व्हेन दे मीट ईच अदर वाई शेडो फॉल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स। देखो इसकी शेडो किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है वाई शेडोज फॉल स्ट्रेट और ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो वाई की शेडो पड़ रही है, तो वाई ये होगा जिसकी शेडो इधर पड़ रही होगी और इधर होगा एक्स। ठीक है, जो इधर आ रहा होगा। इन विच डायरेक्शन एक्स फेसिंग, अब जब एक दूसरी तरफ आ रहे हैं तो एक्स का फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू
एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ये कह रहा है इन स्टेटमेंट को सच मानो, ठीक है, कंसिडर इनको ट्रू, और ये बताओ कौन सा कंक्लूजन जो डेफिनेटली सच हो सकता है इनके थ्रू। तो सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ठीक है, तो कुछ फ्रूट है, तो सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है, ठीक है। सम वेजिटेबल्स आर नॉट एडिबल, मान लो ये वाला पार्ट है, सम वेजिटेबल्स आर नॉट एडिबल, ठीक है। चलो, सम फ्रूट्स आर नॉट एडिबल, ऐसा तो हम नहीं मान सकते, ऐसा हो सकता है लेकिन मान नहीं सकते, क्यों? कि फ्रूट और एडिबल का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है। ट्रू हो सकता है लेकिन हम नहीं मान सकते। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, हाँ, क्योंकि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो सम वेजिटेबल आर फ्रूट, तो जो ये फ्रूट वेजिटेबल थे तो वही वेजिटेबल फ्रूट भी थी, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज आ जाएगा, कंक्लूजन टू इज करेक्ट। विच वर्ड विल बेस्ट कॉम्प्लीमेंट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। जैसे चार मीनार इंडिया में है, तो पिरामिड का है, पिरामिड है इजिप्ट में। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट। ओडिसी, भरतनाट्यम, लावनी, कुचिपुड़ी, सारे डांस हैं। ओडिसी, भरतनाट्यम, लावनी, कुचिपुड़ी, हाँ ठीक है। देखो जो लावनी है वो हमारा फोक डांस है, ठीक है। ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी क्या क्लासिकल डांस है, तो लावनी आ जाएगा हमारा, फोक डांस सबसे अलग। विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। 6 का 36, तो 8 का क्या, 6 का स्क्वायर भी हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 8 का स्क्वायर 64 तो है नहीं, तो 8 का 6 से मल्टीप्लाई करके 48 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी, सिंपल ही था ये तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इफ मिस्टेक इज कोडेड एट 967, मिस्टेक 976541 2, ठीक है। नेकेड 84123, इंटीमेट का पूछा है। देखो जितने लेटर्स है उतने नंबर्स हैं, जितने लेटर्स उतने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी जितने लेटर्स उतने नंबर्स आएंगे। कोशिश करते हैं जो ये लेटर्स है ना ये इनमें मिल जाएं। तो देखो सबसे पहले एम का क्या है, एम का है 9, तो एम की जगह लिख लेते हैं 9। आई की जगह क्या है 7, इसमें आई की जगह कुछ नहीं है, तो आई की जगह 7, इस आई की जगह 7। एन, एन की जगह क्या आ रहा है 8, तो एन की जगह आ जाएगा 8। टी, टी की जगह 6, तो टी की जगह 6। ए, टी, टी की जगह दोबारा 6। ए और ई चाहिए, ए की जगह यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी ए की जगह 4 है, तो ए की जगह 4। ई, ई की जगह 2 है, ई की जगह 2 है तो 2। 786 79462, 786 983689, 5 लिखा है टी का 5। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एस का 6 है, टी का तो 5 है। ये तो ठीक था, 787, टी का क्या है 5, ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। 785 785 7945, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट कॉम्प्लीमेंट द रिलेशनशिप गिवन। दोबारा रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। देखो 19 413 22, 11 32 431, 42 का 12 के साथ कुछ है, ठीक है। 19 22 और बीच में क्या है 413, ठीक है। 11 32 बीच में क्या है 431, तो 42 और 12 का बताना है, ठीक है। अब देखो 19 22 आंसर आ रहा है 413, 19 और 22 को अगर ऐड करें तो आता है हमारा 41, 19 और 22 को ऐड करें तो 41 आ जाएगा, 11 और 32 को ऐड करें तो 43 आ जाएगा। 3 कैसे आ रहा है 4 - 1 कर लेते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा है, इन दोनों नंबर को ऐड करो और फिर जो दो डिजिट आई उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, बीच का नंबर आ जाएगा। 22 और 19 ऐड करते हैं 41 आता है, 41 - 3 तो 413। 11 32 को ऐड करेंगे 43 आता है, 4 - 3 1 आता है 1। 42 और 12 को ऐड करो क्या आएगा 54,
5 और 4 माइनस करेंगे तो 1, 541। बकवास लॉजिक। चलो क्वेश्चन नंबर 56। इन अ सर्टेन कोड, ब्रैकेट को हमने लिखा है DPCAMCV, BRACKET, हमने लिखा DPCAMCV। ठीक है, अब देखो कुछ तो चेंज होगा। तो देखो अल्फाबेट लेटर्स हैं, बी में हम +2 करते हैं तो डी पे जाते हैं, आर के बाद पी पे आने के लिए क्या -2 करना होगा, पी क्यू आर होता है ABC +2, ACB -2, KLM +2, EC -2, TUV +2। तो +2 -2 +2 ये रिलेशन चल रहा है। तो BLOCK, बी का +2 करेंगे तो C और D। ठीक है, एल से 2 कदम पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, JKL। ठीक है, तो ये हुआ +2, ये हुआ -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। तो O के बाद OPQ, C से 2 पहले क्या आता है A, K के बाद LM, DJQAM, DJQAM, ये रहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, सूरत इज अ हॉट प्लेस, अ हॉट इज प्लेस सूरत। ठीक है, देखो सूरत इज अ हॉट प्लेस, फिर इसमें लिखा ए हॉट प्लेस, ए हॉट इज प्लेस सूरत। तो देखो पहला वर्ड पहुंचा दिया लास्ट में, ठीक है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड पहुंचा दिया स्टार्टिंग में, चौथा वर्ड पहुंचा दिया सेकंड प्लेस पे, दूसरा वर्ड पहुंचा दिया थर्ड प्लेस पे। ठीक है, तो देखो पहला है पहुंचा है 5th पे, दूसरा पहुंचा है 3 पे, तीसरा पहुंचा है 1 पे, चौथा पहुंचा है 2 पे, और पांचवा पहुंचा है 4 पे। ठीक है, ये चेंज करा है इसने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वाटर वेपर टू एयर हेयर, वाटर वेपर टू एयर हेयर, इसने करा टू एयर वेपर हेयर वाटर। देखते हैं सेम हो, पहला 5 पे, तो पहला 5 पे सही है, दूसरा 3 पे, वेपर 3 पे सही है, तीसरा 1 पे 2 स्टार्टिंग में आ गया, 4 दूसरे पे, एयर दूसरे पे आ गया, 5th 4th एयर हेयर। ठीक है, तो यही रिलेशन है, दोनों में सेम करा है। अब पूछा है शिमला इज अ हिल प्लेस, शिमला इज अ हिल प्लेस। तो देखो पहला लेटर तो 5th पे जाएगा तो शिमला जाएगा लास्ट में, दूसरा लेटर जाएगा 3rd पे तो इस आ जाएगा 3rd पे, तीसरा आएगा 1st पे तो ए आएगा स्टार्टिंग में, 4th है 2nd पे तो हिल आएगा 2nd पे, और 5th आएगा 4th पे तो प्लेस आएगा। अ हिल इज प्लेस शिमला, ये आंसर आएगा, अ हिल इज प्लेस शिमला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर when sequentially placed in the blank will create a repetitive pattern। देखो एक repetitive pattern बनना चाहिए, तो ये है, लिख लेते हैं पहले, ए डैश बी सी डैश ए बी डैश रहेगा ना, सी डी ए डैश सी सी डी डैश बी सी डी डैश। तो देखो पहले तो गिन लेते हैं कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है ना, 20 प्लेस हैं। या तो इनके 4 4 के पेयर में बांट ले, 5 5 के पेयर में, तो 5 में बांट लेते हैं ताकि आसान हो जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, ए डैश बी सी डैश। ठीक है, ए डैश बी सी डी, सी के बाद डी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं डी आएगा, ए डैश सी सी डैश, ए डैश बी सी डी डैश। ठीक है, देखो सी के बाद तो डी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ए दिखा रहा है ये, पर ए तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ए डैश बी सी डी, ए, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी, तो सी से पहले क्या आता है, बी आता है, सी से पहले अगर बी आ रहा है तो ए बी सी सी डी बन रहा है, ए बी सी डी बन रहा है, ए डैश बी सी डी बन रहा है, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ठीक है, ए के बाद बी आ रहा है तो यहाँ पे भी ए के बाद बी आ जाएगा। ठीक है, और बी से पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे
फिर ए से पहले क्या आ रहा है, ए आ जाएगा, और डी के बाद ऐसे डी आ जाएगा। ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी डी, और ए बी सी। अच्छा हाँ ठीक है, एक लेटर है जो दो बार रिपीट हो रहा है, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी। तो यहाँ पे दो बार डी, यहाँ पे दो बार सी, ऐसे आ रहा है। तो लेटर्स बने हमारे ए डी बी, बी ए डी, ए डी बी, बी ए डी, ये लेटर्स बने। ए बी, ए डी बी, बी ए डी, ये रहा। ऑप्शन सी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अमन इज ओल्डर देन साहू। ठीक है, अमन साहू से बड़ा है। साहू इज यंगर देन कोमल। साहू कोमल से छोटा है, बट ओल्डर देन मिलन। ठीक है, तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा नीचे लिखते हैं। अमन इज ओल्डर देन साहू, तो साहू से तो बड़ा होगा। साहू इज यंगर देन कोमल, तो साहू के ऊपर कोमल आएगा, बट ओल्डर देन मिलन, तो मिलन साहू के नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोमल इज ओल्डर देन अमन। कोमल जो है वो अमन से बड़ा है। कोमल इज ओल्डर देन महन। साहू इज यंगर देन कोमल। ठीक है, कोमल तो ऊपर आ गया, बट यंगर देन उदय, तो कोमल उदय से भी यंगर है। हु इज द थर्ड अमंग्स देम। थर्ड कौन है, अमन ही है थर्ड, तो ऑप्शन बी आ जाएगा अमन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, फिर से इनको सच मानना है। विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी कह रहा है स्टेटमेंट क्या है, द पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटीज इज increasing tremendously which lead to the shortage of living space and drop in living condition of the people। ये कह रहा है जैसे जैसे बड़े शहरों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है ना, तो लिविंग स्पेस की जगह कम हो रही है, जहाँ पे लोग रह पाते हैं वो जगह कम हो रही है, और लिविंग कंडीशन जो है वो गिरती जा रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट शुड रीप्लान सिटी डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है, लिविंग कंडीशन खराब हो रही है, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज, कौन सा लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड डिमोलिश इलीगल बिल्डिंग एंड बिल्ड कॉटेज फॉर पीपल। कह रहे गवर्नमेंट को जो इलीगल बिल्डिंग है उनको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, और बिल्ड कॉटेज, लोगों के लिए कॉटेज बना दे। तो देखो ये ना, जो ये कह रहा है इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी इस बारे में बात नहीं हुई है कि इलीगल बिल्डिंग है उनको ठीक करना है। ठीक है, और उन्होंने इसका जो पर्पस है ना वो कहीं पे है ही नहीं कि इलीगल बिल्डिंग की कुछ बात हो रही हो या कहीं से रेमेडी मांगी हो। उसका सिर्फ यही है कि रीप्लान करनी चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन वन जो है वो लॉजिकल है कि रीप्लान कर दे सिटी डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, वो खुद से मान ले रहा है कि इलीगल बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो खुद से एजम्पशन नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट को ट्रू मानना है और उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है, तो वो है ऑप्शन वन। ओनली कंक्लूजन वन आ जाएगा, खुद से नहीं मानना है, इसने इलीगल बिल्डिंग खुद से मान ले कि इलीगल होगी। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो करेगा। अब हम आ गए मैथ वाले पोर्शन पे। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर 8597, लिख लेते हैं 8597 ए 86 बी इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस टू बी निकालना है, ए प्लस टू बी निकालना है। ठीक है, देखो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो भी डिविजिबल होनी चाहिए। 86 बी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी अगर ये 8 से डिविजिबल है तो देखो 800 तो सीधा सीधा डिविजिबल हो जाएगा, क्या बचा 60, 6b। अब 6b की रेंज में 8 जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। तो 6b एक ही नंबर है जो 64 हो सकता है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, जो बचे a, इसके लिए हम निकालेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कहती है, सारे नंबर्स को ऐड करो, और वो जो ऐड करने के बाद जो आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 8 + 5 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 29 + 8 37, 37 + 6 43, और बी की 4, 43 + 4 47, 47 + a, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 45, 9 5 45, 9 6 54 होना चाहिए नंबर। उसके लिए a को क्या होना पड़ेगा 7। ठीक है, तो a 7 है, b 4 है, तो a की वैल्यू 7 है प्लस b की वैल्यू है 4, तो 2 4 8 + 7, तो 7 + 8 कितना होता है 15 होता है, आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है
एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन एंड हर सन इज 40 ईयर्स। ठीक है, एवरेज है तो देखो वुमेन और सन इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 40। ठीक है, ये प्रेजेंट है तो वुमेन प्लस सन को ऐड करके कितना आ जाएगा 80 होना चाहिए दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, विल बी 15/7। तो देखो वुमेन की एज कितनी हो जाएगी वुमेन प्लस 4। ठीक है, सन की कितनी हो जाएगी सन प्लस 4 और ये रेशियो कितनी हो जाएगी 15/7। ठीक है, यही होगा। अब इसमें अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 7W प्लस 4 इज इक्वल टू 15S प्लस 4, 7W प्लस 28 इज इक्वल टू 15S प्लस 60, यही होगा। ठीक है, और ये 15S इधर है तो 15S उधर से 7W इधर लेंगे माइनस 7W इज इक्वल टू उधर से नहीं लाएंगे, उल्टा करते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं 7W माइनस 15S करते हैं ताकि 60 माइनस 28 हो जाए। ठीक है, 28 इधर आएगा 15S उधर जाएगा। अब देखो 7W माइनस 15S है, इनमें से किसी की वैल्यू हमें ऐसे पुट करनी पड़ेगी तो W ले लेते हैं कि 80 माइनस S के बराबर है। ठीक है, तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं 80 माइनस S और माइनस 15S इज इक्वल टू 60 माइनस 28 कितना बचा 32। अब देखो 8 7 जा 56 तो 560 माइनस 7S माइनस 15S इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब ये बचा माइनस 7 और माइनस 15 कितना होता है माइनस 22, 560 माइनस 22S इज इक्वल टू 32, 22S इधर प्लस में 32 इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 560 माइनस 32 इज इक्वल टू 22S। 560 माइनस 22 32 कर दो कितना बचेगा ये बचेगा 530 और 528, 528 है 22S के बराबर। तो एक एस की वैल्यू कितनी आई एक एस की वैल्यू आएगी 24, फिर 22 24 जाएगा 528, एस की वैल्यू है 24, यहाँ पे एस की वैल्यू 24 रख देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारा 80 माइनस 24 कितना बचा 56। तो वुमेन की हुई 56, सन की हुई 24, परसेंटेज ऑफ वुमेन पूछा है तो डब्ल्यू कितना 56। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3। एवरेज मार्क्स scored by the boys of the class in maths are 68, average by whole class is 62, and the average marks scored by girls। ठीक है, देखो टोटल बच्चे हैं 40, बॉयज रेशियो गर्ल्स दिए इन्होंने 2:3, तो इसका 2:3 40 के हिसाब से बॉयज हो गए 16 गर्ल्स हो गए 24। ठीक है, 16 बॉयज हैं गर्ल्स 24 हैं। ठीक है, अब जो बॉयज का एवरेज है वो आ रहा है 68। ठीक है, तो 16 लड़कों ने मिलके 68 का एवरेज बनाया तो टोटल स्कोर बॉयज का आ जाएगा, फिर गर्ल्स का एवरेज कुछ होगा। ठीक है, वो होगा 24 की मल्टीप्लाई उनका एवरेज वो नंबर आएगा और टोटल फिर क्लास का बना होगा। ठीक है, क्लास का एवरेज बनेगा 40 के हिसाब से, क्लास का एवरेज है 62। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के 0, 64 जा 240, 2 4 जा 8, 248, तो क्लास का टोटल स्कोर तो आएगा 2480। बॉयज़ का आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई 16, 680, 340 और 68, 8 8 4 5 6 18 8 करिए 1 6 3 9 1 10 1088। बॉयज़ का हुआ 1088, क्लास का 2480, तो गर्ल्स का कितना बचेगा तो 2480 माइनस 1088 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 9 और 23 में से 10 गया 13, 1392। तो गर्ल्स का एवरेज कितना होगा तो 1392 को 24 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे
तो 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 5 और 8, 58 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 58। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। ये कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसको 12, 16 और 18 से डिवाइड करें तो वो 7 हर बार छोड़ देगा। ठीक है, तो देखो वैसे तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से सब में से 7 माइनस कर दो और जो नंबर आएगा उसको तीनों से डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? तो 12, 16, 18 अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो बता दे रहा हूँ। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 8 का 8, 3 3 जा 9, 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 3 जा। ठीक है, तो देखो 2 3 जा 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 दिया 144, 144, इन सब का एलसीएम आया 144। ठीक है, अब जो ये एलसीएम आया है, लार्जेस्ट जो नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये 4 डिजिट का नंबर, इसको 144 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14, 14 6 जा 14 7 जा 14 6 जा पे आ जाएगा। ठीक है, 144 6 जा कितना आता है? 4 6 जा 24, 2 6 6 24 2 26, 6 कैरी 2, 6 कम 6 2 8, 864, 5 3 1 और 9, 1300। तो ये आ जाएगा लगभग 9 जा के आसपास। 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 चौक 36 3, 39 का 9 कैरी 3, 9 कम 9 3 12, बस 59 4 63। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा, फिर लास्ट में पॉइंट में तो 69 जगह आसपास जाएगा। ठीक है, 144 का 69 जगह आसपास जाएगा। 144 का 69 जगह कितना होता है? ये तो पता लग गया हमें कितना होता है। ये होता है 9936, क्योंकि 63 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो 9936 बनेगा। अब इसमें ऐड क्या करना है? 7, 9936 आंसर निकालना है ना, तो उसमें ऐड करेंगे हम 7, कितना आ जाएगा? 9943 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। जो ये 4 ऑप्शन है इन सब में से 7 7 घटा दो। ठीक है, इन सारे ऑप्शन में से 7 7 घटा देंगे तो ये बचेगा, एक ऑप्शन आएगा 9845, एक आएगा 9785, एक आएगा 9936 और एक आएगा 9977। ये 4 ऑप्शन आएंगे। फिर हमें क्या करना था? एलसीएम निकालो और एलसीएम में से देख लो कौन सा डिवाइड हो पा रहा है आराम से। ठीक है, तो 9936 आराम से डिवाइड हो जाता है 144 से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 0.09 का अंडर रूट 8 इंटू 128 का अंडर रूट और 0.49 का अंडर रूट। तो देखो 0.09, तो 0.3 के मल्टीप्लाई 0.3 से करते हैं तो वो आता है 0.09। तो अंडर रूट 0.09 की वैल्यू क्या होगी? 0.3। ऐसे 0.49 का अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी? 0.7। इन दोनों को ऐड करके आता है 1, तो इसको और इसको ऐड करके क्या आ गया? 1। ठीक है, प्लस 8 इंटू 128, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? तो 8 मल्टीप्लाई 128, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 8 8 64, 6 8 2 16, 6 22 का 2 कैरी 2, 8 1024, 1024 का अंडर रूट पूछा है, तो 1024 का अंडर रूट क्या होता है? 32। ठीक है, तो ये जाएगा 32 प्लस 1, ओवरऑल क्या है? 33। आंसर आ गया 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, by what percentage must a householder reduce her consumption so as the to leave her expenditure unchanged? ठीक है, देखो प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ दे रहा है तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, तो ये कह रहा है प्राइस जो बढ़ रहा है वो 20% बढ़ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो कि पहले प्राइस था 10, कंजम्पशन था 10, एक्सपेंडिचर था 100। ठीक है,
प्राइस को 20% बढ़ाया, मतलब प्राइस कर दिया 12, ठीक है, प्राइस कर दिया 12। अब कंजम्पशन क्या हो कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो C इजक्वल टू 100/12 कर दो, ये हुआ 50/6, 25/3, ठीक है, यही होगा। अब देखो 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 जा 24.0, 3 3 जा 9, फिर 8.33 चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो 8.33 है। अब जो पहले वैल्यू 10 थी, अब वो 8.33 है, ठीक है। तो कितने कम हुई होगी, तो वो 1.67 के आसपास कम हुई होगी, है ना, ये तो कम हुई है, 10 का 1.67 कम हुई है। अगर ये 10 100 होता तो ये कितनी कम होती, 16.7, ठीक है, यही कम होती। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या हुई है, 16.66 आंसर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे 10 10 100 की जगह आप 100 1000 भी मान सकते थे। तो देखो प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10,000। अब प्राइस 20 बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 83.67, ठीक है। तो 100 में से 83.67 घट गया, कितना हो गया, 16.67, इतना कम हुआ है, तो यही वही, ठीक है, सेम ही चीज़ आएगी। तो आपको ये जो मान रहे हैं ना 10 10 100 या फिर 100 100 100, ये आपको कैलकुलेशन के बेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। सॉल्यूशन ए एंड बी कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:2 एंड 2:3। तो देखो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, इसमें एसिड और वाटर, इसमें भी एसिड और वाटर, इसमें है 1:2, इसमें है 2:3, ठीक है। इन what ratio should A ratio B be mixed so that the resulting solution contain 13:22। अब A प्लस B किस रेशियो में ऐड करें कि जो रिजल्ट है वो हो 13:22 एसिड और वाटर का, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, एसिड कंसंट्रेशन के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। एसिड का जो फ्रैक्शन है यहाँ पे कितना है, 1:3 ए में, बी में कितना है 2:5, यही है। अब जो मीन है यहाँ पे कितना है, मतलब जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो है 13/22, मतलब 13/22 और 13 35, ये मीन कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये हम ले रहे हैं किसकी, एसिड का फ्रैक्शन, ठीक है, उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो देखो ये वाली साइड निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ता है, ये वाली साइड के लिए इसका डिफरेंस, ठीक है। तो 13/35 माइनस 2/5, ये तो हुआ। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14/35 माइनस 13/35, ये कितना हो गया 1/35, ठीक है। ऐसे ही इधर 1/3 और माइनस 13/35, ये तो हुआ। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं ये हो जाएगा 13/35 माइनस 1/3, ये वाला ऐसे माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा 35 105, 13 3 जा 39 माइनस 35, 4/105, ठीक है। तो ये आ गया 4/105, ये हो जाएगी ए और बी की रेशियो, 1/35 और 4/105। इसके फिर ओवरऑल 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन वाला आप स्किप भी कर सकते हो, तो ए क्वेश्चन निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। स्मिता बॉट 34 kg ऑफ राइस फॉर 1222 रुपये, ठीक है। देखो 1222 रुपये के उसने 34 किलो चावल खरीदे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका, निकल गया कुछ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो उसने जो प्रॉफिट कमाया टोटल, वो कमाया उसने 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। तो ये कितना है, ये 34 का CP होगा 1222, 8 का SP होगा। अब इसने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है,
टोटल सेलिंग प्राइस मतलब 34 के सेलिंग प्राइस के बराबर माइनस 34 का कॉस्ट प्राइस के बराबर, है ना, यही तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लिखा हमने 8 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो अब देखो 34 का कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना है, 1222। ये कितना है, 34 का सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ही निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो ये 1222 इधर प्लस में जाएगा और ये हो जाएगा 34 SP माइनस 8 SP। ये कितना बचा, 26 SP इज इक्वल टू 1222। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1222 अपन में 26 डिवाइड करेंगे तो लगभग 47 आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 47 1 किलो का, 2 किलो का पूछा है तो कितना हो जाएगा 94। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। देखो, ब्रिजेस ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो, हैड ही ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर, मान लेते हैं कि अगर उसकी स्पीड होती 25 किलोमीटर पर आवर तो कितना गैप होता, 5 किलोमीटर पर आवर का गैप होता। ही वुड हैव कवर्ड 50 किलोमीटर मोर, अगर ये स्पीड होती तो उसने 50 किलोमीटर ज़्यादा कवर करा होता। ठीक है, एक घंटे हर घंटे अगर वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चलता तो 50 किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना लगता, 10 घंटे लगा होगा टोटल टाइम, है ना। तो टाइम आ गया 10 आवर, स्पीड है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस के लिए ओरिजिनल स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, 200 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अगर वो इस वाली स्पीड से डिस्टेंस पूछता तो ये होता 250। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दिनेश एलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। तो दिनेश किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/20 एफिशिएंसी हो गई। रितेश कैन एलोन डू सेम वर्क इन 25 डेज, रितेश उसी काम करते हैं 25 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 1/25। ठीक है, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/25। ठीक है, एफिशिएंसी नहीं कहते इसको, 1 डे वर्क बोलते हैं। एक दिन का काम इसका 1/20 है, इसका 1/25 है। ठीक है, रितेश स्टार्ट द वर्क अलोन एंड ऑन एवरी अल्टरनेट डे दिनेश जॉइंस हिम। तो ठीक है, पहले दिन रितेश काम कर रहा है, दूसरे दिन रितेश प्लस दिनेश, तीसरे दिन रितेश, चौथे दिन रितेश प्लस दिनेश। तो हम दो दो दिन की साइकिल बना लेते हैं। तो पहले दिन रितेश काम कर रहा है 1/25, दूसरे दिन रितेश प्लस दिनेश मतलब 1/25 प्लस 1/20। ठीक है, तो इनको तीनों को जोड़ लेना है। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, तीनों का स्क्वायर आ जाएगा 100, 25 चौका 4 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 4 13, 13/100 काम होगा। ठीक है, हर 2 दिन में 13/100 काम हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड। हाँ ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा होगा। तो देखो 13/100 जो काम हो रहा है, ठीक है, तो लगभग ऐसे ही 7 साइकिल चलेंगी, 7 साइकिल चलेंगी तो 14 डेज में क्या होगा, 13 7 91/100 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 14 डेज में 91/100 काम। फिर 15th डे जो होगा वो रितेश अकेला काम करेगा, तो वो कितना काम करेगा, 1/25 मतलब वो 4 काम ऐड कर देगा, तो वो हो जाएगा 95/100। 15 दिन में हो गए 95/100, कितना काम बचा, 5/100 काम बचा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है 13/100। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 5/9 डे। ठीक है, तो ओवरऑल लगे हमें 15 दिन और 5/9, तो 15 5/9 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। दो टैप हैं, टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स और x मिनट्स। बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 20 मिनट्स, देन ए इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, फिर इफ टैप बी टेक्स 33/3 मिनट टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो पहले ए है और बी है, ए को लगती है 60 मिनट किसी काम को करने में, बी को लगती है x मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1/60, ये कितना करेगा 1/x। ठीक है, काम 2 बार हुआ है, पहले 20 मिनट के लिए दोनों ने एक साथ काम करा तो 1/60 और प्लस 1/x, ये साथ में काम करा है, तो ये कितना हो जाएगा 20/60 प्लस 20/x। इसको सोल्व कर लेंगे 1/3, तो 1/3 प्लस 20/x, पहले 20 मिनट में ये काम हुआ है।
फिर अगली 33 1/3 मिनट के लिए 1/x अकेले चलिए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/3 मल्टीप्लाई 1/x मतलब 100/3x। ये दो काम हुए ना, पहले ये काम हुआ और फिर ये काम, इन दोनों को जोड़ के वो टैंक भर चुका था। तो 1/x प्लस 20/x 1/3 था, प्लस 100/3x, इन सबको जोड़ के 1 हुआ। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 100 इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 160 इक्वल टू 3x। x उधर से माइनस में आएगा तो 2x हो जाएगा 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, आंसर क्या है 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ अमन एंड वरुण इज 38,000। ठीक है, तो ए की सैलरी और बी की सैलरी दोनों को जोड़ के आ रहा है 38,000। ठीक है, मान लो ए की सैलरी है ए, बी की सैलरी है बी, तो ए प्लस बी आ रहा है 38,000। ठीक है, अमन स्पेंड 70% ऑफ इज सैलरी, तो बची कितनी 30%, 30/100 ए लिख लो। वरुण स्पेंड 80% ऑफ सैलरी, कितनी बची 20% बची, तो 20/100 ए बी, 20/100 बी। इफ देयर सेविंग आर इन द रेशियो 5:3, तो ये तो सेविंग ही थी इनकी। ठीक है, तो ये रेशियो है 5/3। तो देखो 30A/100 और 20B/100, तो 100 से 100 कट गया, इक्वल टू 5/3 है। तो 30A/20B इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90A इक्वल टू 100B के बराबर है। ठीक है, तो 9A 10B के बराबर है। ठीक है, 9A 10B के बराबर है, मतलब A रेशियो अगर B देखें तो 10:9 आ जाएगा। ठीक है, देखो A/B यहाँ से करेंगे तो 10/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो A प्लस B कितना था 38,000। ठीक है, और टोटल है पार्ट्स के 19, टोटल पार्ट कितने हैं 19 पार्ट्स हैं। ए के पास है 10, तो A प्लस बी 19 पार्ट्स हैं, तो 19 पार्ट्स इक्वल टू 38,000। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई 2,000। ए के पार्ट कितने हैं 10, तो ए की वैल्यू हुई 20,000 और बी की वैल्यू कितनी हुई 18,000। ठीक है, तो किसी वैल्यू पूछे वरुण की, वरुण कितनी हुई 18,000। यहीं पे अगर अमन का पूछ लेते तो 20,000 आता, वरुण का पूछा तो 18,000 आए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। रजत, अमन एंड विनय इन्वेस्टेड 12,000, 18,000, 36,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो देखो इन्वेस्टमेंट देखो इनकी कितनी है, रजत, अमन और विनय 12,000, 18,000 और 36,000। तो रेशियो कितनी होगी 2 3 और 6 रेशियो हो गई। टोटल पार्ट कितना होगी 11 पार्ट्स। 11 पार्ट में इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी 11 पार्ट में बटेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33,000। प्रॉफिट कितना है 33,000, कितने पार्ट है 11, एक पार्ट की वैल्यू हुई 3,000। विनय का शेयर इन प्रॉफिट, तो जिसका शेयर पूछे उसके पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट को। तो विनय का शेयर कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई 3,000 इज इक्वल टू 18,000 प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अब इसमें क्या है देखो, मंथली इनकम ऑफ रजत एंड मयंक आर इन द रेशियो 2:3। देखो इनकी इनकम की बात करें अगर तो 2:3 में मयंक और रजत और मयंक, रजत और मयंक। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करें तो 16:21 और मंथली सेविंग जो है वो 4:9, सेविंग 4:9। ठीक है, एनुअल सेविंग है 3,12,000। अगर एनुअल है 3,12,000 तो इसको 12 से डिवाइड करके मंथली सेविंग आ जाएगी। तो 3,12,000 डिवाइड बाय 12, 12×2 = 24, 72, 72, 26,000 आ जाएगी मंथली सेविंग। इनको जोड़ करना चाहिए 26,000, 9 और 4 13, टोटल पार्ट्स हैं 13, 13 पार्ट इज इक्वल टू 26,000। तो एक पार्ट कितना हुआ 2,000। ठीक है, तो रजत की सेविंग कितनी हुई
8,000। बैंक की सेविंग कितनी हुई? 18,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकम निकालनी है हमें इनकी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रजत की इनकम है 2x और मयंक की इनकम है 3x। ठीक है, तो 2x रजत की इनकम माइनस रजत की सेविंग अपॉन में मयंक की इनकम माइनस मयंक की सेविंग, तो इन दोनों का खर्चा आएगा। तो रजत की से खर्चा है 16 और मयंक का खर्चा है 21। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो 21 दूनी 42x माइनस 160 और 168, 1,68,000 इक्वल टू, इधर करेंगे 16 दिया 48x माइनस 16 दाई 160, 16 अठे 140 128, 160 और 128 288, 2,88,000 पड़ेगा। अब देखो ये 48x ये 42x, x इधर आएगा, ये बचेगा 6x। ठीक है, ये उधर जाएगा 2,88,000 माइनस 1,68,000, ये बचेगा 1,20। ठीक है, 6x इक्वल टू 1,20, तो 1x इक्वल टू 20,000। ठीक है, 1x 20,000 के बराबर है। तो किसकी सैलरी पूछे? मयंक की। मयंक का है 3x, 1x 20,000, तो 3x किसके बराबर हुआ? 60,000। तो मयंक की मंथली इनकम हो गई 60,000। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, ये दिया है। ठीक है, तो एक्स की क्यूब इज इक्वल टू जेड वाई के बराबर है, ये पता लग गया। ठीक है, दूसरा है 8 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ठीक है, पूछा है 5x प्लस 3y अपॉन में 3x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। देखो अब हमें क्या करना है, x और y में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो x इसमें y इसमें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड वाई। तो अगर यहाँ पे जेड की जगह अगर हमें y रखना हो तो हम क्या रख सकते हैं? ठीक है, देखो जेड की जगह वाई 8 वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? जेड की जगह 8 वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, 8 वाई स्क्वायर इंटू वाई, 8 वाई क्यूब हो गया। एक्स की क्यूब इक्वल टू 8 वाई क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की क्यूब इक्वल टू 2 वाई की क्यूब लिख सकते हैं। तो एक्स किसके बराबर हो गया? 2 वाई के। ठीक है, एक्स 2 वाई के बराबर है। अब यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह 2 वाई रख दो, तो 5 इंटू 2 वाई प्लस 3 वाई अपॉन में 3 इंटू 2 वाई माइनस वाई, तो ऊपर हो गया 10 वाई प्लस 3 वाई इक्वल टू 13 वाई। नीचे है 6 वाई माइनस वाई इक्वल टू 5 वाई, 13 वाई अपॉन 5 वाई, 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 76। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 8। 4 नंबर को जोड़ के 8 आ रहा है, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को जोड़े कितना आना चाहिए? 32। सम ऑफ ऑल 4 नंबर्स इज 32। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर को जो एवरेज होगा, ठीक है, इन तीनों का जो एवरेज होगा इज 5 टाइम्स द फोर्थ नंबर। तो अगर ये x है फोर्थ नंबर, तो इसका 5x इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, मतलब इन तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर दो तो 5x। तो इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा? 15x के बराबर आएगा पहले 3 नंबर। तो पहले 3 को सम करेंगे तो क्या आएगा? 15x, और चौथा नंबर है x, 16x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू क्या है? 2। तो फाइंड द फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है? 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट सम ऑफ मनीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 8,316 इन 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का टाइम है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकंड ईयर, 20% फॉर थर्ड ईयर। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हमें फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। दूसरे इसको हम सक्सेसिव रेशियो से कर सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अमाउंट है जो फाइनल हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 8,316 है 3 साल में। ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल के 5%। 5% का मतलब क्या होता है कि 5/100, उसका मतलब होता है 1/20। मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है तो एक साल बाद वो 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10% का मतलब क्या है, 10/100। ठीक है, 1/10, मतलब 10 था तो 11 हो जाएगा। और तीसरा है 20%, 20/100, मतलब 1/5। मतलब क्या है, जो 5 था वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई कर लो, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। 20 दाई 200 पंजे 1000। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1000 थी तो 21 दाई 2 10, 21 से कम 21 तो 210, और 21 231, 231 6 200 1386, 1386। अब देखो, 3 साल में 1000 प्रिंसिपल अमाउंट थी तो वो फाइनल होती है 1386। यहाँ पे कह रहे हैं 3 साल में वो अमाउंट हुई एक्चुअल में 8316, एक्चुअल है 8316। तो कितनी यूनिट है, हम मान रहे कि इतनी होती, इतनी है, तो इसको क्या करेंगे 1386 से डिवाइड कर देंगे। ये आएगा 13, 13 पंजे 65, 13 6 78, छः छः के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसमें 6 का फर्क है तो इसको भी 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, आप इस फॉर्मूले में लगा दो, आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई 1 प्लस R1/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R2/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R3/100। ठीक है, अब प्रिंसिपल तो पता नहीं है, हमें अमाउंट पता है 8316 इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20/100। इस फॉर्मूले को सोल्व कर लो तो भी P की वैल्यू कितनी आएगी, 6000 आएगी। ठीक है, या तो फॉर्मूले से में कर लो या इस रेशियो मेथड से कर लो, आंसर आ गया 6000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है, लेंथ है 36, ब्रेड्थ है 32। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, तो 36 का 25% कितना होता है, 9, तो लेंथ हो गई हमारी 45। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%, तो इसका 20% मतलब 32 का 20% कितना होता है, 32 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 और 2 का 4, 6.4। तो 32 में से 6.4 गया, 25.6। ठीक है, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये हो गई इसकी लेंथ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एरिया एंड द इनिशियल एरिया। तो यहाँ पे एरिया तो पता होगा, 36 मल्टीप्लाई 32 होता है, और यहाँ पे एरिया हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 25.6। ये एरिया है, इनमें डिफरेंस बताना है। तो ठीक है, न्यू एरिया बताओ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 45 मल्टीप्लाई 25.6, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1152, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1152। दोनों की मल्टीप्लाई करके 1152 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अ प्रिंसिपल व्हेन इन्वेस्टेड एट 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट 2160 इन 3 ईयर्स। 3 साल बाद वो 20% के इंटरेस्ट पे ना 2160 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो, पहले साल में 20% इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे साल में फिर 20% मिला होगा, तीसरे साल में फिर 20% मिला होगा, 3 साल में टोटल 60% मिला होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कोई अमाउंट 100 से स्टार्ट हुई होगी, 3 साल बाद वो 160 हो गई होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है वो 160 ना होकर वो 2160 हुई है। ठीक है, तो 2160 को 160 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 से 0, 16 216 का आपको पता होगा, 216 को 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 1 जा 16, 56, 16 3 जा 48, 8 बजेगा पॉइंट 0, 16 पंजे 80। ठीक है, 13.5। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 13.5 से, जैसे ये कितना है 13.5 जाए, ऐसे इसकी 13.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 1350। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट थी 1350। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 1 ईयर। अब इस 1350 का 20% कितना होता है ये बताना है हमें।
इसका 10% होगा 135, 20% हो जाएगा 270। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 270। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टोर ईयर 2023। ये परसेंटेज लिखी हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड फ्रॉम ए एंड ई टुगेदर। ए कितना है 15, ई कितना है 12, तो ए प्लस ई ने मिलकर बेचे हैं 27%। एवरेज नंबर ऑफ बी एंड डी टुगेदर, बी और डी ने मिलकर बेचा है 9 और 12 21%। ये 21 किसका टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड है 2,22,000। ठीक है, तो ए और ए ने मिलकर कितना बेचा है 2,22,000 का 27%। ठीक है, ये आएगा हमारा 5,994 और ये वाला आ जाएगा हमारा 4,662। ठीक है, कैलकुलेटर से किया, ये आ जाएगा इतना 21% होगा इसका। अब देखो ए प्लस ए का टोटल इतना है, तो एवरेज कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका एवरेज कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,997 और ये आ जाएगा 2,331। ठीक है, ये इनके एवरेज है। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे। 7 में से गया 6, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, और 9 में से 3 गया 6, 666। आंसर आ गया डी। हो गया, मैथ्स का पार्ट खत्म। अब देखो, अब हम आ गए इंग्लिश में। इंग्लिश में पैसेज पढ़ने से पहले, अगर पैसेज का क्वेश्चन आता है, पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना है, आपको पांचों क्वेश्चन देख लेने जो उससे आते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट स्पेसिफिक एक्शन हैज ऑस्ट्रेलिया टेकन टू एड्रेस द बॉय क्राइसिस। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या एक्शन लिया बॉय क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। दूसरा पूछा सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज द एंटोनिम ऑफ डिसडेन एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में कहीं डिसडेन यूज हुआ है, बॉयज डिसडेन फॉर स्कूल, तो इस डिसडेन का अपोजिट बताना है। सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज अ सिनोनिम और द वर्ड प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी पता है ना, अचीव बेसिक प्रोफिशिएंसी मतलब क्या होता है कॉम्पिटेंसी, तो आंसर इसका तो पता ही लग गया, कॉम्पिटेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड टिल्टेड इन द फ्रेज द बैलेंस हैज टिल्टेड द अदर वे। तो हमें एक बार पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, फिर टिल्टेड का मतलब बताना है, वैसे झुकाव होता है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, देखने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाई डज द ऑथर सजेस्ट दैट बॉयज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड स्कूल इज मोर डेंजरस नाउ देन इन द पास्ट। ठीक है, ऑथर ने क्यों सजेस्ट किया है, तो इन 5 क्वेश्चन पे होगा। हाँ ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पैसेज में। अब देखो पैसेज पढ़ लेते हैं क्या है। मेरा Until the 1960s, boys spent longer in school than girls and were more likely to graduate from university. Now, across the rich world and in a growing number of poor countries, the balance has tilted the other way. Policymakers once fretted about girls' lack of confidence in science, but this is changing. तो मतलब पहले जो पॉलिसी मेकर्स थे ना, उनको लगता था कि गर्ल्स जो है वो साइंस में लैक करते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, उनकी कमियां हैं कि वो साइंस नहीं समझ पाते, कॉन्फिडेंस नहीं रहता उनका। तो 1960 तक बॉयज ज़्यादा टाइम स्कूल में रहते थे, गर्ल्स नहीं रहती थी, लड़के ज़्यादा ग्रेजुएट होते थे। अब जो अमीर लोग हैं और जो पुअर कंट्रीज है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बैलेंस है वो टिल्ट हो रहा है दूसरी तरफ, मतलब लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं अब। ठीक है, दिस इज चेंजिंग। स्वीडन हैज कमीशन रिसर्च इनटू इट्स बॉय क्राइसिस। स्वीडन ने तो क्या कर दिया, बॉय क्राइसिस पे कमीशन बैठा लिए, रिसर्च कर ली। ऑस्ट्रेलिया हैज डिवाइज्ड अ रिवाइज रीडिंग प्रोग्राम कॉल्ड बॉयज ब्लॉग्स बुक्स एंड बाइट्स। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, डिवाइज्ड रीडिंग प्रोग्राम, इन्होंने एक रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इन जस्ट अ कपल ऑफ जनरेशन वन जेंडर गैप हैज क्लोज्ड ओनली फॉर अनदर टू ओपन अप। एक जेंडर गैप बंद हुआ है ताकि दूसरा खुल पाए। टीनेज बॉयज आर नाउ 50% मोर लाइकली देन गर्ल्स टू फेल टू अचीव बेसिक प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स रीडिंग एंड साइंस। ये कह रहा है जो आजकल के टीनेज बॉयज है ना, वो 50% ज़्यादा चांस है उनके कि वो फेल हो जाएंगे, ना तो उनको बेसिक मैथ्स आता होगा, ना रीडिंग आती होगी, ना साइंस आता होगा, गर्ल्स के कंपेरिजन में। यंगस्टर इन दिस ग्रुप विद नथिंग टू बिल्ड ऑन एंड शाइन आर प्रोन टू ड्रॉप आउट। जो ये बच्चे ना, छोटे छोटे नए बच्चे हैं, इनको स्कूल छोड़ने पे ज़्यादा प्रोन हो रहे हैं ये कि हाँ ये स्कूल छोड़ देंगे। टू सी वाई बॉयज एंड गर्ल्स आर फेयर सो डिफरेंटली इन द क्लासरूम, फर्स्ट लुक एट व्हाट दे डू आउटसाइड इट। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा बाहर क्या करते हैं स्कूल में। तो एवरेज 15 साल की जो लड़की होती है डिवोट्स 5.5 आवर्स अ वीक टू होमवर्क। तो जो लड़के होते हैं वो 5 साढ़े 5 घंटे एक हफ्ते में होमवर्क करती है। एन आवर मोर देन एवरेज बॉय। जो एवरेज बॉय 1 घंटा लगाते हैं ना, तो उससे 1 घंटा ज़्यादा ही करती हैं। वो स्पेंड्स मोर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स। लड़के ज़्यादातर वीडियो गेम खेलते हैं। बॉयज डिसडेन, देखो वर्ड आ गया, फॉर स्कूल माइट हैव बीन लेस इरेशनल। जो बॉयज का डिसडेन है ना स्कूल के प्रति, वो थोड़ा कम इरेशनल है। देयर वर प्लेंटी ऑफ जॉब्स फॉर अनएजुकेटेड मैन।
जहाँ पे भी अनएजुकेटेड जो लड़के होते हैं ना, जो अनपढ़ लड़के होते हैं, उनके लिए जहाँ पे भी जॉब ज़्यादा होगी, वहाँ पे बच्चे का दुख कम होगा। स्कूल का छोड़ने के, हाई स्कूल छोड़ दे तो उनको दुख कम होगा क्योंकि जॉब है उनके पास। बट दोज डेज हैव लॉन्ग गॉन, पर वो दिन तो चले गए जहाँ अनएजुकेटेड आदमी को क्या मिलती थी, जॉब मिल जाती थी। तो अब देखो इसके आंसर क्या क्या होंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट स्पेसिफिकेशन, ऑस्ट्रेलिया ने क्या लिया था, तो उन्होंने एक रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। तो डिसडेन का एंटोनिम बताना है। तो डिसडेन क्या है कि वो क्या है, वहां जाना पसंद नहीं कर रहे थे, तो अब वो क्या करेंगे, एडमायरेशन होगा। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडमायरेशन। तीसरा क्या है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, प्रोफिशिएंसी का सिनोनिम, ये तो पता लग गया, कॉम्पिटेंस होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या था, पहले बॉयज ज्यादा पढ़ रहे थे, गर्ल्स कम पढ़ रही थी, अब ये टिल्ट हो रहा है, मतलब दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, तो टू शिफ्ट और चेंज इन फेवर ऑफ अ डिफरेंट आउटकम, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट दैट बॉयज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल इज मोर डेंजरस देन नाउ देन इन पास्ट। तब इस ऑथर ने सजेस्ट क्यों किया होगा, क्योंकि अब जो अनएजुकेटेड मैन है ना, अब उन्हें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है जॉब का। ठीक है, उन्हें अब जॉब नहीं मिल पा रही है, तो बिकॉज अनएजुकेटेड मैन नो लॉन्गर हैव इजी एक्सेस टू प्लेंटिफुल जॉब, अब उन्हें जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अब ज्यादा दिक्कत वाली चीजें हैं, तो ऑप्शन भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, करेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, इसको हमें सही करना है। तो ये डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड आएगा। नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। ठीक है, तो ये आएगा नॉन सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, ऑप्शन डी आ जाएगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेड प्लस वर्ब थर्ड लगती है ना, तो हेड अराइव्ड, डेड के साथ अराइव्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ देम द चिल्ड्रन वर आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो बच्चे वही हैं जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था, उन्हें किन्हें, बच्चों को। तो देम किसके लिए यूज हुआ है, बच्चों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि नाउन की जगह यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड फ्रेजेस इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो देखो, मैनर्स प्रोड्यूस्ड अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन मी, हिज कोर्टियस। अब इसको ठीक करना है, तो देखो ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ऐसे ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन हैं। अब ध्यान देना है, देखो हिज कोर्टियस मैनर्स प्रोड्यूस्ड अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन मी, तो देखो हिज से स्टार्ट होगा, हिज कोर्टियस मैनर्स प्रोड्यूस्ड अ फेवरेबल, तो डी से स्टार्ट होगा, ए बी सी, डी ए बी सी, ये कहाँ है, ए बी सी डी, डी ए बी सी, ऑप्शन सी है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, 89th है, कर्नल शर्मा हैज अ डैश हवेली इन हिज विलेज इन राजस्थान। कर्नल शर्मा के पास क्या है, एक हवेली है राजस्थान में, ठीक है, गांव में। तो यहाँ पे देखो, लार्ज स्टोन रेड, रेड स्टोन लार्ज, रेड लार्ज स्टोन, लार्ज रेड स्टोन। देखो एडजेक्टिव के केस में ना एक ऑर्डर होता है जो फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले समझ लो कि पहले तो आएगा साइज या क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, फिर इसके बाद आता है क्वालिटी, इसके बाद आता है एज, इसके बाद आता है शेप, फिर आता है कलर, फिर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, और फिर आता है मटेरियल, कि क्या मटेरियल है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा आंसर क्या हो सकता है, लार्ज मतलब साइज की बात हो रही है। ठीक है, लार्ज मतलब साइज की बात हो रही है, तो पहला और चौथा हो सकता है। इसके बाद एक ने लिखा है स्टोन, स्टोन क्या होता है मटेरियल, एक ने लिखा है रेड मतलब कलर, एक ने पहले कलर ले आया फिर मटेरियल लाया, एक पहले मटेरियल आया फिर कलर लाया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी, लार्ज रेड स्टोन। ठीक है, साइज है, कलर और फिर मटेरियल है। यही सीक्वेंस होता है जब भी एडजेक्टिव, बहुत सारा एडजेक्टिव एक साथ लगाना मटेरियल के साथ, तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, लिख लेना कहीं पे इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज बीन रिटन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में लिखा होगा सी इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज ईटिंग एन एप्पल का, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर, क्यों, देखो ईटिंग है तो कंटिन्यूस है, तो बी ई आई एन जी आ जाएगा फॉर्म। ठीक है, और सी इज ईटिंग एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब है हिंदी का पैराग्राफ। भारतीय संस्कृति में गुरु का समर्थन ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को ले जाए वही गुरु है। कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र के संबंध बदल गए, फिर भी गुरु के मार्गदर्शन के बिना सफलता अधूरी है। ठीक है, छोटा सा पैसेज है। अब देखो, गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ गद्यांश के अनुसार क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। एक बार पैसेज पढ़ गया, हिंदी के तो बहुत आराम से। इंग्लिश में पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, हिंदी में पहले पैसेज पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन आप जल्दी लगा लोगे। कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से बड़ा क्यों माना है? क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान का उपसर्ग बताना है, तो अज्ञान में अ ही होता है, अ प्लस ज्ञान ये होता है, तो अ उपसर्ग है। फिर है, रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? रचयिता यही है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ए ही सही स्पेलिंग लिखी है। 95 है, मत ऐक्य का संधि विच्छेद क्या है? मत ऐक्य का संधि विच्छेद बोला है, तो मत प्लस ऐक्य, मतलब जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये सही संधि विच्छेद है। ठीक है, और ये वृद्धि संधि है। ये कौन सी है? वृद्धि संधि है। ठीक है, अ प्लस ए हो वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, विद्याधन में कौन सा समास है? विद्याधन। ठीक है, तो विद्याधन क्या होता है? विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो ये कौन सा समास हो गया? ये हो गया कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, साकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो साकार का क्या होता है? निराकार। आकाश पाताल एक करना, मतलब क्या होता है? बहुत अधिक मेहनत कर देना, बहुत अधिक परिश्रम करना। फिर है, रात्रि का तद्भव रूप क्या है? तो रात्रि का तद्भव रूप होता है रात। ठीक है, लास्ट है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये मॉक हमारा खत्म हुआ। अगर आपको ये बुक लेनी है तो इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल है, हिंदी मीडियम की भी अवेलेबल है अमेजोन पे। ठीक है, आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगी, सिंगल मीडियम में आपको बुक मिल जाएगी। आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको बुक लेनी है, वरना बाइलिंगुअल ये मॉक्स तो चल ही रहे हैं। अब अपना ये मौका आपने देख लिया है, अपना स्कोर आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट में भी आप अपने स्कोर मेंशन कर सकते हो कि 100 में से आपका स्कोर कितना आया है। हाँ, याद रखना, स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हर राइट आंसर के लिए +3, हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 और स्किप वालों के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके हिसाब से अपना स्कोर कैलकुलेट करके यूट्यूब कमेंट में भी आप बता सकते हो और टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह नए मॉक के साथ, मॉक 2।